ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे आज के क्लास के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइक म्यूट था, इस वजह से मैं जो बोल रहा था वो आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ऑन बिहाफ ऑफ नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई वेलकम यू ऑल इन NIT MST CT free online classes. I am Dheeraj Meghe. My discipline is physics. आज मैं आपके सामने रोटेशनल मोशन यूनिट लेके आ रहा हूं। रोटेशनल यूनिट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और मुझे पता है रोटेशनल यूनिट 12th स्टैंडर्ड में एक नया यूनिट करके आपके सामने आया था। हमने काफी सारे कंसेप्ट को पढ़ा था, लेकिन रोटेशनल मोशन ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। रोटेशनल मोशन का जो वेटेज है MST CT में, तो मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो हर साल वो पूछता ही है, जिसके वजह से रोटेशनल मोशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हम उसको मानेंगे। अब रोटेशनल मोशन की जब हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही कंसेप्ट आता है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? What is the role of moment of inertia in a rotational motion? जब तक हमें ये समझ में नहीं आता तब तक हम रोटेशनल मोशन में एंटर नहीं कर सकते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? न्यूटन ने पहली बार हमें इनर्शिया के बारे में बताया था। न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया पे ही है। इनर्शिया मतलब, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं यही कंसीडर करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उन सभी स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया है, ये मैं कंसीडर करता हूँ। लेकिन मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि MST CT में पढ़ते कैसे हैं, या MST या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सामने आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या है रोटेशनल मोशन में। जब तक हमें ये नहीं समझता हम रोटेशनल मोशन को नहीं समझ सकते। कोई भी बॉडी जब मोशन में आती है तब उसको क्या प्रॉब्लम, कौन सा फैक्टर बॉडी का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या कौन सा बॉडी का फैक्टर उसके ऊपर में हावी होगा, वो है मास। तो हम यहाँ पे इनर्शिया को कंसीडर करते हैं एज अ मास। अगर मैं इनर्शिया को मास बोलता हूं तो मोमेंट ऑफ मास मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रोटेशनल मोशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मैं पहले एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूं, देन उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये पेन दिख रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक का पेन है, इसके सेंटर से मैंने एक एक्सिस यहाँ पे इंसर्ट किया। एक्सिस इंसर्ट करने के बाद या पास करने के बाद इसको मैंने मोशन में लाया। अब ये जो घूम रहा है, ये जो मोशन है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। ओके, ये मोशन में आएगा। इट मींस दैट अब इसी को मैं रिप्लेस करता हूं आयरन रॉड से। ओके, आयरन रॉड के सेंटर से मैंने वैसी एक्सिस पास की और पास करने के बाद उसको मोशन में लाया। अब एक दिमाग में, हमारे एक माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी बॉडी को मूव करने के लिए, कौन सी बॉडी को ज्यादा हमें टॉर्क लगा, क्योंकि मैं जो मोशन ला रहा हूं दैट इज अ टॉर्क, एंड टॉर्क इज नथिंग बट द एंगुलर फोर्स। आप सभी को पता है इस बारे में। ओके, तो ये मोशन में आएगा। अब ये मोशन में आया तो आप एक एग्जाम्पल घर में कर सकते हो। देखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको घर में ट्राई करके दीजिए। एक ऐसी बॉडी लीजिए जिसका वेट कम है, एक ऐसी बॉडी लीजिए जिसका वेट काफी ज्यादा है, और उसको मूव कर सके, रोटेशनल मोशन में मूव कर सके, ऐसी वहां पे एक अरेंजमेंट कीजिए। ओके, अरेंजमेंट करने के बाद मोशन में लाइए। आपको कुछ समय बाद यह पता लगेगा कि जिसका मास ज्यादा है वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, लेकिन जिसका मास कम है
वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मास, और इसी मास को कंसीडर करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक रोटेशनल मोशन में आया। गॉट इट? ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर हम इसको यहां पे देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अपोज एनी चेंजेस, ओके, एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। ओके, ये बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है जो अपोज करेंगी कोई भी चेंज में, जहां पे बॉडी या तो रेस्ट पोजीशन में होंगी या तो यूनिफॉर्म रोटेशन में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस लैंग्वेज, इस सेंटेंस से हमें पता चलता है वो मास है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, यहां पे आया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। हियर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर मास एंड द एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द r, एंड r स्क्वायर, mr स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मींस दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ओके, देन उसके डायमेंशंस, अगर MST/CT पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जाते हैं तो उसके डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए, उसका SI यूनिट हमें पता होना चाहिए। डायमेंशन L स्क्वायर, वाई L स्क्वायर, बिकॉज हियर इज द R स्क्वायर। ओके, M1 क्योंकि मास है, टाइम नहीं है इसलिए T0, उसका यूनिट kg मीटर पर स्क्वायर। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, मैंने सेंटर से एक्सिस किया, इसको मूव किया तो ये हो गया उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अगर मैंने वही एक्सिस यहाँ पे ली तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस तरीके से जाएगा। अब मैं आपको दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं डोंट नो, लेकिन इस तरीके से आपका रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे मूव होगा। गॉट इट? ठीक है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। कोई भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी अगर मूव होती है तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, MST/CT या JEE में रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्वेश्चन वो देगा ही, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन हमें निकालना होता है कोई भी बॉडी का। इसका काफी एप्लीकेशन भी है, हम इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेते। गियर, हम जब गियर की बात करते हैं, गियर रोटेशनल मोशन में अगर मूव हो रहे हैं गियर, तो रोटेशनल मोशन में मूव होते हैं, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दो गियर के साथ मैच अगर हो गया तो वो बॉडी उस दूसरे गियर को भी क्या करेंगी, मोशन में ला सकेंगे। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो दिस इज अबाउट द रोटेशनल मोशन। ओके, तो कुछ आपने 12th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जिसमें लीनियर मोमेंटम आपने निकाला था, जिसमें फोर्स आपने निकाला था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली थी। ठीक है, उसमें लीनियर मोमेंटम के अंदर में आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला था। मैं ये चार्ट आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, इट्स अ बेसिक। ये चार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। कुछ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके अंदर में आपको समझेगा। जैसा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी होते, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, ये गलत हो गया है। लेकिन लीनियर मोमेंटम इज मास P इज इक्वल्स टू m इनटू v। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। यहाँ पे स्क्वायर आने के वजह से वो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन एक्चुअली लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू m इनटू v। ओके, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। उसको एंगुलर करेंगे तो मास के जगह I आ जाएगा। ओके, मैं पहले ही बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द मास। तो जहां पे भी मास आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। v इज द लीनियर वेलोसिटी, उसके जगह पे आ जाएगा ओमेगा। ओके, तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। देन p इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है जो आपको शायद ही पता हो, √2me। तो वो इसके ऊपर में नहीं पूछेगा क्योंकि उसको मालूम है, ये लड़कों को मालूम है कि P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है। वो आपको पूछेगा इस फॉर्मूले के ऊपर में कि P इज इक्वल टू √2me, P इज इक्वल टू √2me, L इज इक्वल टू √2IE। m
के जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई, और ई के जगह पे ई। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा है E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको देखो मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। ये कैसे आया आपको पता है, सिंपल है, ठीक है, m इंटू वी। ओके, m इंटू वी इज द, यहाँ पे मैं और एक स्क्वायर लगा m की अरेंजमेंट करूंगा तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, यानी मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो आप एक, सभी स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बुक और पेन लेके बैठिए, ओके, ताकि आपको कुछ ट्रिक्स जो है, जो चीज आपको पता है वो पता है, जो चीजें आपको नहीं पता है वो आप तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। नाउ अब यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्टॉप हो गया था कि आपके लिए थोड़ा सा आप बुक वगैरह की अरेंजमेंट करेंगे शायद से, ये कंसीडर करके थोड़ा सा मैंने पॉज लिया था। लेकिन सिंपल सी चीज यह है कि यहाँ पे अब E इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, M का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो m स्क्वायर कर दिया, तो m स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए नीचे में m आएगा, यानी इक्वेशन क्या बना, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट द p स्क्वायर, यानी मींस p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। अब मैं ये p स्क्वायर को यहीं पे रखता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस m e। देखो ट्वाइस m e मींस p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e। इस पे आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया एमएसटी सीटी या जेडब्ल्यू में आपको क्या पता है, इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगा। उसके बियॉन्ड आपको क्या पता है, या उस इक्वेशन का आप और किस तरीके से दूसरे व्यू में किस तरीके से यूज कर सकते हो, इसके ऊपर में वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा। ओके, तो यहाँ पे अब ये नया एंगुलर मोमेंटम आ गया, L इज इक्वल्स टू ट्वाइस m के जगह I और E। तो ये इक्वेशंस याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या कीजिए, आप P को याद रखिए, P इज इक्वल्स टू एम वी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्क्वायर आ गया। ओके, P इज इक्वल्स टू एम वी, देन L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, V के जगह ओमेगा, M के जगह I आ जाएगा रोटेशनल मोशन में। ओके, गॉट इट। देन यहाँ पे भी P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, कैसे आया मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m की जगह I और E। उसी तरीके से फोर्स, आप काफी अवेयर हो फोर्स के बारे में, न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं उधर देखता भी नहीं है, थोड़ा नजरअंदाज करता हूँ, तो फोर्स की जगह कौन आएगा, टॉर्क। ओके, मैं पहले ही बता, फोर्स इज द लीनियर फोर्स। ओके, दिस इज द लीनियर फोर्स and the torque is the angular force. Okay, तो force is equals to torque is equals to I alpha। A अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो अल्फा को हम कंसीडर करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन करके। ओके, तो टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा आएगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम वैसी बात कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं उसमें जब देखने की कोई आवश्यकता नहीं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, मैं ये देख सकता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिंपल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है तो इसको याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। अब ये कैसे निकाला तो मैंने ऑलरेडी बताया, तो वो क्या बोलेगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसका इक्वेशन कैसा होगा, तो E इज इक्वल्स टू P के जगह L आएगा, P इज द लीनियर मोमेंटम, तो L इज द एंगुलर मोमेंटम, और ट्वाइस I। इस तरीके से हमें वहां पे इक्वेशंस मिलेंगे। ओके, तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ज्यादा आपको तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक आपको पता है, उसको कन्वर्ट कैसे करना ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। m के जगह आप I लो, और जो एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या नोटेशन में है, लीनियर वेलोसिटी भी है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या समझना है,
इसमें ये समझना है कि दैट लीनियर मोमेंटम, मैं देखो क्या बोलता हूं, लीनियर मोमेंटम is inversely proportional to the square of the time period. ओके मैं क्या बोला, the linear momentum is inversely proportional to the square of the time period. Square of the time period means या फिर linear momentum is directly proportional to the square of the frequency. ओके तो ये चीज को वो ये चीज एमएसटी में इन चीजों को वो पकड़ेगा। मैं पहले ही बताया आपको पढ़ना कैसे है ये बताने आया हूं, आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। ओके तो यहाँ पे जो ये ओमेगा है ना, ये ओमेगा आपको सारी चीजें देगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, ये आपको पता होगा शायद। ओके 2π/t, 2πn, 2π/t, t इज द पीरियड, टाइम पीरियड। ओके तो अगर मैं वहां पे उस इक्वेशन का रीअरेंज करता हूं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, या फिर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये आपको यहाँ पे देखना है। देन टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मीन्स the force is directly proportional to the moment of inertia and force is directly proportional to the क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन पता है क्या, आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है कि नहीं होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, या उस हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रोटेशनल एनर्जी एंड दिस रोटेशनल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा में आ रहा है। दिस काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, या इस तरीके से वो आपके सामने क्वेश्चंस दे सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको नहीं देखा होगा कि वहां पे दो थ्योरम थी। ओके ये तो बेसिक तक था। अब ये दो थ्योरम से हम जाएंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जो होंगी उसके ऊपर में जाएंगे। एप्लीकेशन में काफी सारी चीजें दी है। ओके जैसा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO is equals to IO is equals to IC plus MH square. I0 या IO is the moment of inertia about the axis, जो एक्सिस हमें बॉडी के जो एक्सिस पे लेना है वो। IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेंटर ऑफ ए बॉडी, यानी बॉडी के सेंटर से जो एक्सिस जाएंगी दैट इज द IC। और H क्या है, H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यानी एक ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये यहाँ से एक्सिस गई है। ओके तो ये एक्सिस बोलूंगा और एक यहाँ से एक्सिस गई है, गॉट इट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज H, उसको हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। गॉट इट, दिख रहा है सबको, समझ में आया, दैट इज दी H। देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल लिया मैंने। ओके अगर यहाँ से सेंटर से गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। लेकिन अगर इसके प्लेन के ऊपर से एक्सिस गई, एक एक्सिस ऐसे गई, एक एक्सिस ऐसे गई, एक एक्सिस ऐसे गई, तो तीनों एक्सिस एक में को क्या है, परपेंडिकुलर है। एक एक्सिस ऐसी गई, एक एक्सिस ऐसी गई और एक एक्सिस ऐसी गई, तो तीनों को क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको याद रखना अनिवार्य है। अगर आपको, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो वो तो बेसिक था, लेकिन ये थ्योरम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर में MSTCT और JEE पे क्वेश्चन वो पूछता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो स्फीयर्स पे पूछता है, रिंग पे पूछता है, डिस्क पे पूछता है, देन सिलेंडर पे पूछता है, रॉड पे पूछता है। तो ये इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसलिए आप उसके लिए क्या होने चाहिए, प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। उसी के लिए IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर।
तो मैंने आपको बताया ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब जैसा मैं उसको आपको वन बाय वन लेके जाऊंगा। ओके, जैसा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में Iz इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy। तो Ix एक पर्टिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन Iz एक एक्सिस है जेड एक्सिस पे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Iy मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग दी वाई एक्सिस। तो ये आपको याद ध्यान में रखना काफी जरूरी है। देन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, अब मैं रिंग पे, रिंग, दिस इज द रिंग। ओके, अब रिंग का जो फिगर में पूरी चीजें मैंने सिस्टमैटिकली ली हुई है। ओके, अगर रिंग है और रिंग के सेंटर से अगर एक्सिस जारी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपको पता होना काफी जरूरी है, इसके ऊपर में थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, ये आपको आना ही चाहिए। बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखने की उतनी कुछ आवश्यकता नहीं है, ये हम टाइम पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है, mr²। सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²। ओके, अलोंग द डायमीटर हम बात करते तो क्या होगा, अलोंग द डायमीटर में हाफ mr² आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, हाफ mr²। ओके, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने इसको कैलकुलेट किया था, हाफ mr²। ओके, यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि डायमीटर के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होता है, हाफ होता है। यह आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अगर मैं डिस्क की बात करूंगा तो डिस्क में 1/2 mr² है, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 1/2 mr²। तो डायमीटर क्या क्या होगा, 1/4 mr²। इस तरीके से आप उसको कैसा ध्यान में रख सकते हैं। ओके, देन ये जो mr² है, देन यहाँ पे ये जो दिख रहा है अलोंग दी, क्या बोलते हैं उसको, अबाउट अ टेंजेंट एक्सिस ऑन इट्स ओन प्लेन, एक उसके प्लेन के ऊपर से जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ mr² प्लस mr², जो हमने यहाँ पे लिया है। ओके, इसकी जगह पे हम रखेंगे हाफ mr² क्योंकि अलोंग द डायमीटर है, प्लस mr², हाफ mr² प्लस mr² इज इक्वल्स टू 1/2 mr², सॉरी 3/2 mr²। ओके, गॉट इट। तो इसको आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ऑन प्लेन है, उसके खुद के प्लेन के ऊपर से जा रहा है, प्लेन के ऊपर से है, अगर कोई एक्सिस, क्योंकि एक एक्सिस मुझे यहाँ से भी निकालनी पड़ेगी लाइक दैट, और यहाँ से अगर मैं एक्सिस निकालता हूँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस है। ओके, तो इसका जो यहाँ से जो एक्सिस जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr², और mh² है प्लस mh², h की जगह r रखूंगा तो 3/2 mr²। ओके, अब यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे सेंटर से जा रही है तो लाइक दैट होगा। ओके, ये इस तरीके से, और एक क्या अलोंग दी टेंजेंट जा रही है। ओके, तो यहाँ पे mr² प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, mr² प्लस mr² इज ट्वाइस mr²। ओके, इसके ऊपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा, उसका आंसर ये रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग निकालो अबाउट ए टेंजेंट एक्सिस इन इट्स ऑन प्लेन। ओके, ये डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको देना है, लेकिन ऐसा देखा गया है माय डियर स्टूडेंट कि इतना इजी नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा वो आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे एक और कॉलम दिख रहा है K का, K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये K का आपको एक कॉलम दिख रहा है। ये पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पे भी फेंक सकता है। थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा सा घुमाने वाला अगर क्वेश्चन दे दिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे भी फेंकता है। और मुझे अच्छे से पता है कि जब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो हमने किसी का भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के नहीं देखा होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन हमने नॉर्मली हम रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकालते हैं, और ये उनको पता है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्वेश्चन देंगे। अब रेडियस ऑफ गायरेशन इसका r कैसे आया, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I upon a K is equals to I upon a M।
ओके, आई क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम गेट कैंसल, अंडर रूट में क्या आया, आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मीन्स आर। समझा मैं क्या बोला, मैं बोला कि I इज इक्वल्स टू अंडर रेडियस ऑफ गायरेशन K इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन एम, ये रहेगा। ओके, तो मैं अगर I का वैल्यू पुट करता हूं, यानी ये वैल्यू अगर मैं I का पुट करता हूं तो I अपॉन एम की जगह आएगा, I की जगह आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम गेट कैंसल, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर की जगह आएगा हमारा यहाँ पे आर। ओके, उसी तरीके से अगर मैं डायमीटर के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूं तो आई की वैल्यू ये पुट करो। ओके, तो इसको अंडर रूट आएगा, एम एम गेट कैंसल, आर स्क्वायर का रूट के बाहर निकलेगा तो आर अपॉन अंडर रूट 2। इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के देख सकते हैं। आप सभी ने इसको जैसे ही मेरा क्लास खत्म होगा या एंड होगा, आपने सभी के रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है, ट्राई करना है, या आपके लिए करके देखिए। ओके, करके देखिए, फिर से बार बार बोल रहा हूं, करके देखिए। नाइस। ओके, फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ, मैं पहले ही बोला हाफ एम आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड सेंटर, तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो रिंग का एम आर स्क्वायर, इसका हाफ एम आर स्क्वायर। तो अबाउट द डायमीटर रिंग में हाफ एम आर स्क्वायर था, यहाँ पे उसका इसका हाफ होगा 1/4 एम आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगाता हूं तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर तो होता है 5/4 एम आर स्क्वायर। सिंपल। ओके, याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट एक बार ट्राई करके दीजिए। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और एक बार मैं आपको यहाँ पे बीच में बोल रहा हूँ, हमें गवर्नमेंट ने छूट दी है, कुछ प्रॉब्लम थे इसलिए हमें गवर्नमेंट ने छूट दी, लेकिन कोरोना ने नहीं दी है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए और इसको थोड़ा ट्राई करके देखिए। ओके, इसको भी थोड़ा ट्राई करके देखिए कि मैं पहले यहाँ पे बताया 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5/4 एम आर स्क्वायर ही आएगा। ओके, देन यहाँ पे बात करता हूं तो 1/2 ये लेना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे रहेंगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस ऐसे रहेंगे। ओके, तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, दोनों क्या है, पैरेलल एक्सिस है। तो इस केस में क्या होगा कि 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर ही मिलेगा। गॉट इट। उसके रेडियस ऑफ गायरेशन ये आपको ट्राई करना है, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको भी मैं आपको बता सकता हूँ कि k इज इक्वल्स टू आई अपॉन अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, आई के जगह मैं ये पुट करूंगा अपॉन एम, एम एम गेट कैंसल, तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ हाफ आर स्क्वायर, यानी आर बाहर निकलेगा और जो हाफ था यानी 2 को रूट लगेगा। सिंपल है, कैलकुलेट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देन इसमें भी आप देखो 1/4 एम आर स्क्वायर है अपॉन एम, अंडर रूट में जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, अपॉन एम आएगा। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके बता सकता हूँ कि ओके, तो यहाँ पे मैं आपको करके बता सकता हूँ। तो I इज इक्वल्स टू, ओके, थोड़ा सा I, अगर यहाँ पे I इज इक्वल्स टू मैंने लिया तो I इज इक्वल्स टू, I इज इक्वल्स टू की बात करता हूँ, I इज इक्वल्स टू की बात करता हूँ तो k इज इक्वल्स टू आई अपॉन अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम है, तो ये I के जगह पुट करूंगा, देन अपॉन एम, एम एम गेट कैंसल, अंडर रूट में आर स्क्वायर क्या होगा, आर होगा, अंडर रूट में 4 क्या होगा, 2 होगा। सिंपल। उसी तरीके से ये किया है, रूट इसका निकाल नहीं सकते, इसका रूट 2 है, एम गेट कैंसल, आर स्क्वायर है तो आर आएगा, यहाँ पे इसका रूट है तो ये पूरा रूट में ले लिया, एम गेट कैंसल, आर आ गया। इस तरीके से हम उसका क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बी केयरफुल। ओके, देन रॉड, ये इसके ऊपर में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है रॉड के ऊपर में। अगर ये रॉड है तो इसके सेंटर से अगर एक्सिस जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, क्या है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12।
क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, ml²/12। ओके, देन अगर यहाँ पे एक्सिस, यहाँ से अगर एक्सिस जाती है और ये टोटल लेंथ अगर L है, टोटल लेंथ अगर L है तो L/2 होगा। ओके, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, ml²/12 प्लस ml²/4, उसको अगर कैलकुलेट करता हूं तो मुझे मिलता है ml²/3। उसी तरीके से ये रेडियस ऑफ गायरेशन वहां पे निकाले है। अब यहाँ पे काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन रॉड पे पूछेगा। वो क्या बोलेगा पता है आपको, ये एक्सिस गया सेंटर से, गॉट इट। अब वो एक्सिस गया 1/4 पॉइंट से, 1/4 पॉइंट से, यानी लेंथ है L/4, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो चेक कीजिए 7 ml²/48 आता है क्या। ओके, दिस इज फॉर द होमवर्क। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर ऐसे दो प्रकार होते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में सिर्फ सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो हॉलो सिलेंडर पे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर पे भी क्वेश्चन पूछेगा। हमें सॉलिड स्फीयर दिया है सिलेबस में, हॉलो स्फीयर नहीं दिया है। गॉट इट। अब यहां से देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m ब्रैकेट में L²/12 प्लस R²/4 आया कैसे। ओके, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ml²/12 प्लस mr²/4। ओके, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए क्या है, ये क्या है हमारा सिलेंडर, सिलेंडर हैविंग अ लेंथ है। अब सिलेंडर को लेंथ है और लेंथ के सेंटर से अगर कोई एक्सिस जा रही है तो ml²/12 आएगा ही। ओके, उसको कट करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि यहां से ऐसा गया कट करने के बाद, यानी क्या हो गया, वो हॉलो है, हॉलो सॉरी सॉलिड है, सॉलिड है तो एक डिस्क जैसे काम करेगा, और डिस्क के अलोंग द डायमीटर गया है। ठीक है, अलोंग द डायमीटर अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हमें क्या दिखेगा, ओके, डेफिनेटली क्या दिखेगा, बॉटल, डेफिनेटली क्या होगा यहां से, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के अलोंग द डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। This is the ml²/12 plus mr²/4, ml²/12 for rod, mr²/4 for disc, लेकिन एक्सिस कैसे गए, along the diameter। ओके, अगर हॉलो रहा तो, अंदर से पूरा खाली रहा तो क्या हो जाएगा, तो ये डिस्क की जगह कौन आ जाएगा, रिंग। रॉड तो जैसा का वैसा ही रहेगा, ये रॉड जैसे ही काम करेगा, यहाँ पे कौन आएगा, रिंग। Then the moment of inertia is ml²/12 for the rod, okay, and for the ring, and the ring and the axis is passing from the along the diameter of the ring, and the moment of inertia of that is mr²/2। तो उस जगह पे ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/2। ऐसे उसको लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। गॉट इट। वो कभी कभी कैसा होता है, सिलेंडर कैसे मूव कर रहा है उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। ओके, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा होगा सॉलिड सिलेंडर का mr²/2। ओके, mr²/2 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा होगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आया कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऐसे मूव हो रहे अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे हमने एक्सिस को डाला और उसको मूव करने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाएगा, रॉड। अब रॉड से कोई लेना देना है नहीं हमें, रॉड का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गायब हो गया। अब रॉड का अगर क्वेश्चन गायब हो गया तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, डिस्क, और डिस्क के क्या है, सेंटर से जा रहा है, और डिस्क के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास होते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2। ओके, हॉलो रहा तो, रिंग रहा तो mr²। दिस इज द, इस लॉजिक से हम जाते हैं और ऐसे ही उसको पढ़ना होता है, किसको, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। देन स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ओके, ये आपको याद में रखना है, स्फीयर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो देता है, पूछता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्फीयर से होते हैं।
हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर एक्सिस यहाँ से पास हुई तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 7/5 mr²। अगर एक्सिस यहाँ से पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 5/3 mr²। थोड़ा उसको ध्यान में रखिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं। और रोलिंग बॉडी भी एक कंसेप्ट है। रोलिंग बॉडी के अंदर में जब बॉडी रोल होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे स्लाइडिंग है, ओके, और यहाँ से बॉल अगर रोल होते हुए आता है, जब बॉडी रोल होती है तो आगे भी बढ़ती है। ओके, आगे भी बढ़ती है तो क्या होता है, फुटबॉल को जब हम किक मारते हैं तो फुटबॉल ऐसे बिना रोल किए गए, खुद के एक्सिस के इर्द गिर्द बिना रोल किए गए आगे नहीं बढ़ता, वो खुद भी रोल होता है और आगे भी बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ रहा है ना, तब उसको है ट्रांसलेशनल मोशन, और जब वो खुद रोल हो रहा है ना, उसको है रोटेशनल मोशन। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये तो हमें पता है। रोटेशनल मोशन की भी एनर्जी हमें पता है, हाफ I⍵²। दोनों टोटल एनर्जी अगर लेते, अगर फुटबॉल रन कर रहा है तो टोटल एनर्जी अगर लेते हैं तो E इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। अगर बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट पे है तब उसकी एनर्जी क्या रहेगी, तब उसकी एनर्जी क्या रहेगी, तो mgh, E के जगह टोटल एनर्जी की जगह कौन आ जाएगा, mgh, ये ध्यान में रखना है। उसकी वेलोसिटी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। इसको ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। आपको क्या ध्यान में, ये इक्वेशन आया कैसे पता है, ये इक्वेशन आया है, इस E के जगह मैं बोलूंगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। यहाँ पे 1 + k² कैसे आया पता है, यहाँ पे 1 + k² अपॉन r², ये I के जगह मैंने क्या पुट किया पता है आपको, क्योंकि आपका k इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इज इक्वल्स टू √I अपॉन m होता है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा mk², यहां से k आया और ये यहां पे मैं ओमेगा के जगह पुट करूंगा v अपॉन r। तो ये पूरा कैलकुलेशन और आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में किया है, आप उसके बारे में अवेयर हो। मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा वॉश आउट करने की कोशिश, यानी थोड़ा सा उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, अगर भूल गया होगा कोई तो उसको थोड़ा सा याद आ रहा है, हाँ ऐसा हमने किया था। Okay, then acceleration is given by, तो acceleration A is equals to g sin theta upon 1 + k² अपॉन r²। इसके ऊपर में भी एक आध क्वेश्चन वो दे सकता है, थोड़ा सा केयरफुल उसको लर्न कीजिए। इसके ऊपर में अब मैंने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने जो आपके सामने अभी मैं क्वेश्चन सेशन शुरू करूंगा तो उसके अंदर में सिंपली जो MST-CT में और JEE में पूछे गए क्वेश्चंस है, ओके, वही मैंने लिए है। प्लस आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है, उस असाइनमेंट के अंदर के भी जो क्वेश्चंस है ना, वो वही क्वेश्चंस है जो MST-CT और JEE में पूछे गए हैं, या फिर उस तरीके के पूछता है ऐसे। यानी 70% तो ट्राई किया है कि मैंने पूरा सर्च करके कि वही क्वेश्चन दूं जो MST-CT और JEE में आपको पूछे गए हैं। ओके, तो आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं वो JEE और MST-CT में पूछे गए क्वेश्चंस है। ओके, तो हम आज अभी ये पूरा हो गया अबाउट द रोटेशनल मोशन। काफी सारी चीजें हमने रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ी, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I⍵², एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू I⍵, टॉर्क होता है टो इज इक्वल्स टू I∝। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में जाते हैं। तो एप्लीकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट द सेंटर ml²/12। फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डाल के उसको कैलकुलेट करो, बाकी का भी निकल के आएगा रॉड का, लेकिन आपको ml²/12 पता होना चाहिए।
देन उसके बाद रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का आपको पता होना चाहिए mr² है, अलोंग द डायमीटर उसका हाफ होता है तो 1/2 mr² है। डिस्क की बात करते हैं तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। ओके, अलोंग द डायमीटर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। बाकी चीजें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में जो चीजें आपको याद रखनी है तो उसको आप एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके दीजिए, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ओके, देन मैं सिलेंडर की बात करता हूँ। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ml²/12 प्लस mr²/4। ओके, हॉलो सिलेंडर है ml²/12 प्लस mr²/2। ओके, अगर स्फीयर है और स्फीयर में अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। अगर हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr²। और रोलिंग मोशन में है तो आपको रोलिंग मोशन में एक इक्वेशन पता होना चाहिए, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। सो हम स्टार्ट करते हैं MCQ प्रैक्टिस सेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है MSTCT में पूछा है। क्या बोल रहा है, व्हेन अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, डिस्क रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ओके, वो डिस्क पे कुछ पार्टिकल होंगे जो 4 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है। जस्ट बिगिंस टू स्लीप, जैसी मोशन में आ गया वो जस्ट बिगिंस टू स्लीप, वो सिर्फ स्लीप हो रहे, स्लीप हुए नहीं, जस्ट बिगिन टू स्लीप। इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डबल, अगर मैंने उसको वो जो मैं डिस्क मूव कर रहा हूं उसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी डबल हुई तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द पार्टिकल स्टार्ट्स टू स्लीप। देखो, जब भी आप MSTCT और JEE के क्वेश्चन को फेस करते हो ना, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पूरा थ्योरी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ओके, मैं बताया था ना कि कैसे पढ़ते ये मैं बताने आया हूं, आपको थ्योरी का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। थ्योरी का बैकग्राउंड, जैसे डिस्क बोला ना, डिस्क एंगुलर वेलोसिटी वगैरह बोला, डिस्क बोला, तो मेरे दिमाग मेरे माइंड के अंदर में डिस्क के बारे में जितनी भी आइडियाज है पटक से आ जानी चाहिए। 1/4 mr², 1/2 mr², ये पूरी आइडियाज मेरे माइंड में आ जानी चाहिए। ओके, सेंटर का डिस्क है, सेंटर का, हाँ सेंटर के डिस्क का, अच्छा अच्छा क्या है क्या है क्या है, अच्छा 1/2 mr², अच्छा अलोंग द डायमीटर, हाँ 1/4 हाफ बोला था, 1/4 mr²। इतनी बेसिक आइडिया आपके सामने आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पढ़ते वक्त दिया क्या है, आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको मैं R1 डिस्टेंस, क्योंकि मोशन में है तो रेडियस ही रहेगा, तो इसको मैं बोलता हूं 4 सेंटीमीटर को R1 डिस्टेंस। ओके, R1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोलता है कि एंगुलर वेलोसिटी डबल हुई, तो पहले एंगुलर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ओमेगा है, दूसरी बार डबल हुई तो उसको मैं ओमेगा 2 बोलूंगा, एंड ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा। ओके, क्योंकि डबल बोला है ना, एंगुलर वेलोसिटी बाद में बोला है उसने, पहले एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस को आर भी मिल गया, और डिस्टेंस दोबारा हमें डिस्टेंस पूछ रहा है जब डबल हुई तब, तो पहले जो था वो R1 था 4 सेंटीमीटर और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, जब मैं उसकी बात डबल करता हूं तो ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा एंड R2 इज इक्वल्स टू मुझे निकालना है, और वो R2 डिस्टेंस क्या रहेगा, तो ये ऑप्शंस दिए हुए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मेरे सामने बैठे हुए ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको आंसर आ भी गया होगा। मैं पढ़ाते वक्त यही कंसीडर कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट को समझ में जिनको अभी समझा नहीं होगा। अगर मेरे सामने नियर अबाउट अभी मुझे दिख रहा है, बाप रे, नियर अबाउट अटेंडी जो है वो नियर अबाउट 1700 अटेंडी बैठे हुए। अब 1700 अटेंडी में अगर एक भी अटेंडी को ये क्वेश्चन समझने में नहीं आया तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको समझे। बाकी लोगों का आंसर आ भी गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, देन
तो पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ली मैंने, ओके, देन r1 मैंने 4 सेंटीमीटर लिया जैसे बोला था, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1 जो मुझे गिवन में दिया है। अब वो जो मूव हो रहा है ऑब्वियसली, तो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ओमेगा के फॉर्म में क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, गॉट इट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। किसी को डाउट हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं लिया, स्लिप जस्ट बिगिंस टू स्लिप बोला, स्लिप हुए नहीं बोला, स्लिप हुए तो सेंट्रीफ्यूगल आएगा, जस्ट बिगिंस टू स्लिप यानी वो स्लिप होना स्टार्ट कर रहा है। अगर डबल किया तो कौन से डिस्टेंस पे होने चाहिए जब वो स्टार्ट करेंगे, ओके, वो निकालना है। ओके, तो क्या करूंगा मैं, देन आगे बढ़ता हूं, तो इस इक्वेशन से क्या पता चला मुझे, इस इक्वेशन से पता चला कि दिस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चला, क्योंकि मुझे ये रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो हमने जब बात की थी तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, डिस्क का अलोंग द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस इक्वेशन से क्या पता चला, सिंपल है, इस इक्वेशन से पता चला r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इससे इसका मतलब r1 अपॉन r2 अगर मैं लेता हूं, मैं डायरेक्ट जंप किया हूं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। इनवर्सली है तो इसके साथ का जो रिलेशन वाला ओमेगा है ऊपर में आएगा, इसके साथ के रिलेशन वाला ओमेगा नीचे में आएगा। जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, r के जगह r1 के जगह 4, r2 एज इट इज जो मुझे निकालना है, और ओमेगा 2 के जगह 2 ओमेगा 1 पुट करता हूं, तो 4 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर गेट कैंसल, 4 बचा, यहाँ पे 4 गेट कैंसल, 1 बचा, मीन्स r2 इज 1 सेंटीमीटर। तो क्या है, r2 अगर 1 सेंटीमीटर है तो पहला ऑप्शन जो हमारा था वो बराबर है, तो r2 का वैल्यू क्या आया, 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना होता है, क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा सा सोचना होता है, लेकिन आइडिया पूरी होनी चाहिए, आइडिया पूरी होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर करते हैं। आइडिया होते वक्त मैंने क्या बोला था आपको कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ओके, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला, जैसे ही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, जो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 1/2 mr स्क्वायर, गॉट इट। तो मेरे माइंड में पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आंसर आ गया, 1/2 mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर का, अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट, एक्सिस जो वो एक्सिस क्या है, टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, और उस प्लेन को क्या है, पैरेलल है, इज आर, जो आई है वो आई है, ओके, पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट ए टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी, तो वो पूछ रहा है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, अबाउट ए टेंजेंट ही, लेकिन क्या है वो, बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेकिन क्या है वो, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी, यानी प्लेन को, ये अगर प्लेन है तो इसको क्या है वो, परपेंडिकुलर है, ओके, कौन, वो टेंजेंट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिस्क, ये जो मोबाइल आपके सामने दिख रहा है दिस इज अ डिस्क, और मैं उस डिस्क को मैं ऐसे आपके सामने रखा हूं, तो एक्सिस ऐसे गई है, ओके, एक्सिस क्या हो गई है, ऐसे गई है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, ओके। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमारे सामने ऑप्शन है 3i/4, 5i/6, 3i/2, 6i/5, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स प्लेन इज, ओके, तो IT टेंजेंट था, ID पैरेलल टू द प्लेन है, तो डायमीटर लेना पड़ेगा, ओके, तो mr स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया। देन I इज इक्वल्स टू ID, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग द डायमीटर होता है 1/4 mr स्क्वायर होता है, गॉट इट, 1/4 क्या होता है, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, गॉट इट। तो क्यों मैंने ये इक्वेशन आपके सामने रखा, दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स प्लेन इज, तो ऑब्वियसली वो जो डिस्क है उसके अबाउट द एक्सिस ऑफ पैरेलल जा रही है, इसका मतलब ID आएगा, तो
तो आइडिया 1/4 mr² प्लस mr², तो ये फाइनली होगा 5/4 mr²। ये अभी मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बताया है, लेकिन ऑलरेडी हम इसको लर्न कर चुके हैं, गॉट इट। या ऑलरेडी जब मैं आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा था और उसके ओन एक्सिस टेंजेंट से है, अलोंग द टेंजेंट, बट टेंजेंट उसके ऑन प्लेन के ऊपर से जा रहे थे, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr² ही था। तो मैंने ये डायरेक्ट भी लिया तो भी चलेगा, इस अगर आपको याद है तो ये डायरेक्ट भी लिया तो भी चलेगा। किसी किसी को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके बताया। ओके, देन इसी इक्वेशन से क्या मिलेगा, ये I है तो mr² = 4r/5। ओके, क्योंकि वो उसने ऑप्शन I के फॉर्म में दिया है ना, तो हम I के फॉर्म में लेके गए। ओके, देन नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है, तो 3/2 mr²। ऐसे मैंने उसको कैलकुलेट करते हुए नहीं बैठा, अब डायरेक्ट मैंने बोला 3/2 mr² है। तो 3/2 और r की वैल्यू mr² की वैल्यू 4/5 I है, सिंपल है, उसको कैलकुलेट करते तो 6/5 I। तो हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन था वो आपका बराबर है। समझ में आया मैं कैसे किया, सिंपल। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट को जब पढ़ते हैं तो ये I में दिया हुआ है, तो थोड़ा ट्रिकी, ये क्वेश्चन आपके MST CT में पूछा गया है, थोड़ा ट्रिकी टाइप काइंड ऑफ होता है। तो इसमें आपको पता है कि सब ऑप्शन आपके mr² में ही आने वाले, लेकिन उसने I दिया हुआ है, तो उस वक्त में आपको क्या करना है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई, पहले कैलकुलेट करके बताया। ये जो चीज है यहाँ पे ही आपको करना है, यहाँ पे ही स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। और डायरेक्ट ये कोई इक्वेशन लिया, mr² = ये इक्वेशन लिया, डायरेक्ट आपने ये इक्वेशन लिया, देखो तो पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप ये, चौथी स्टेप आपका आंसर एकदम फास्ट आ गया। मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, थोड़ा सा इलैबोरेट किया, लेकिन डायरेक्ट क्या आ गया, हमारा आंसर इजीली वहां पे आ गया। ओके, नेक्स्ट, ये थर्ड प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम आपका MST CT में पूछा गया है। ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ओके, तो थ्योरी समझ में आई तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली ऐसा बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जब क्या होता है कि जब हम MCQs सॉल्व करते हैं और थ्योरेटिकल लगा, कुछ वैल्यू दी नहीं है वगैरह, तो हम क्या करते हैं, इसका क्या होगा, कुछ भी हम टिक करके आगे निकल जाते हैं। ओके, हम कुछ भी टिक कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है, नहीं दिया तो इसको सॉल्व करना है। बोल क्या रहा है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट, बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बोलते हैं वो कांस्टेंट है। इफ वी डबल द टाइम पीरियड, अगर मैंने उसका टाइम पीरियड डबल किया, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड डबल है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले T1 था, बाद में T2 आया, 2T1 है, इस तरीके से बोलेंगे। अब ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, बिकम्स हाफ हो जाएगा, देन डबल रहेगा या क्वाड्रुपल्स रहेगा। यह आपको टिक नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम में फॉर एग्जांपल, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, L क्या होता है, I ओमेगा, गॉट इट। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, तो L = I ओमेगा। मैं पहले बोला T2 = 2T1, तो L = क्या होगा, देखो मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, बोला था कि नहीं बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए इस ओमेगा के अंदर में भी कुछ छुपा हुआ है, और वो छुपा है 2π/t, गॉट इट। तो मैंने L = I × 2π/t रख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, मैंने पहले ही बताया था। ओके, तो इसका मतलब L1, क्योंकि पहले एक एंगुलर मोमेंटम था, तो बाद में टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी वहां पे कंपैरिजन आ गया तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। उसके हिसाब से सोचना मतलब बेसिक क्या हम ध्यान में रखेंगे, बेसिक
एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, उसका टाइम पीरियड के साथ कोई लिंक है क्या, अरे हाँ ओमेगा के अंदर में तो है 2 पाई बाय टी, ये होती है सोच। ऐसा एकदम फास्ट होना चाहिए, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वहां पे फास्ट होगा। गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फास्ट होगा। अरे हाँ ओमेगा के अंदर में टी है, यानी टाइम पीरियड और वो ओमेगा का कुछ तो भी रिलेशन है। अच्छा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन में यल क्या है, तो यल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ओके, गिवन में क्या दिया है, T2 इज इक्वल्स टू 2T1 दिया है, डबल दिया है, तो यल इज इक्वल्स टू क्या है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम को टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब टी के फॉर्म में कन्वर्शन कौन देगा, तो टी के फॉर्म में कन्वर्शन देगा ये ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। गॉट इट, तो इंप्लाइज अगर उसको मैं लेता हूं तो ऑब्वियसली इनवर्सली है, यहाँ पे L1 है तो T1 नीचे रहेगा, L2 नीचे है तो T2 क्या होगा ऊपर रहेगा, वैल्यूज पुट करो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो L1 की जगह मैं L बोलता हूं, यहाँ पे L2 मुझे निकालना है क्योंकि ऑप्शन में मुझे क्या करना उसके हिसाब से जाना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे 2T गेट कैंसल, फाइनल आंसर क्या मिला मुझे, L2 इज इक्वल्स टू L अपॉन 2। दिस इज द What is this? This is the angular momentum. Okay? This is जब डबल हुआ तब एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है हाफ है। इसका मतलब हमारे सामने जो क्वेश्चन है 10 ऑन डबलिंग द टाइम पीरियड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ, यानी जो हमारा ऑप्शन था वो था बिकम्स हाफ इज द राइट ऑप्शन। ओके, किस तरीके से गए एक बार आप चेक कर सकते हो, एक बार आप उसको देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप बुक लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो हाँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे होंगे या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे क्वेश्चन आंसर करके चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में आप आपके कमेंट्स डाल सकते हो, आपका जो भी डाउट है वो आप वहां पे चैट बॉक्स में आप पुट कर सकते हो। ओके, और लेकिन चैट बॉक्स में जब आप पुट करोगे तब वो आपका नाम भी पूछता है, आप अपना नाम और जो भी आपको डाउट है वो आप वहां पे चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलता है। तो देखो कैसा था, थोड़ा सा थियोरेटिकल था, लेकिन हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आगे जाके हमें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। गॉट इट, तो कैसे किया आप देख ही रहे होंगे। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए और टाइम पीरियड का, एंगुलर मोमेंटम और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है ये हमें वहां पे पता होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम के अंदर में टाइम पीरियड आता है क्या ये हमें पता होना चाहिए। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर जिनका बहुत डीप स्टडी है उनको शायद से ये आया होगा, जिनका डीप स्टडी नहीं है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के मैं अगर कंसीडर करता हूं तो 12th स्टैंडर्ड के बुक में एंगुलर मोमेंटम का टाइम पीरियड के साथ कोई रिलेशन दिखाया ही नहीं है, वो हमें समझना है, या आपके सर ने बताया होगा आपको तो आपको समझना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे रहेंगे, जो नहीं दिखता उस पे ही क्वेश्चन रहेगा, वो आपको देखना है कि ओमेगा के अंदर में टी है, एंगुलर मोमेंटम का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन लग सकता है, लगा आंसर निकालो, आंसर आ गया L2 इज इक्वल्स टू L/2, L/2 आया मीन्स हाफ है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं अपन, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओ माय गॉड, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैसा है ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया था। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि JEE में इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा गया, शायद से मेरे लिए इजी हो, जिनका डीप स्टडी हो ना उनके लिए इजी हो, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा ना लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, वैसे माइंडसेट थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारा, थोड़ा सा अरे यार ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा माइंडसेट 1 2 वगैरह ऐसा कुछ दिखा तो माइंडसेट थोड़ा सा हमारा अलग मोड में चले जाता है। ऐसा माइंडसेट रखो ही मत, थोड़ा सा डीप स्टडी करो तो आपको ये भी क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। क्या बोल रहा है, 2 सर्कुलर डिस्क्स A and B, या डिस्क की जगह आप रिंग भी बोल सकते हो। ओके, A and B हैव इक्वल मासेस, 2 सर्कुलर डिस्क है, दोनों इक्वल मासेस है, यानी M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M हो गया, एंड यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस भी सेम है। ओके,
बट हैव अ डेंसिटीज d1 एंड d2, लेकिन चेंज उनके डेंसिटीज में है। मास इक्वल है, थिकनेस इक्वल है, लेकिन चेंज कहां पे है? उनके डेंसिटीज में है। सच दैट पहले की डेंसिटी ग्रेटर है दूसरे डिस्क के, यानी एक वाले डिस्क की डेंसिटी क्या है? ग्रेटर है बी वाले डिस्क से। तो देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या है? उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि डेंसिटी, ये अगर रिलेशन दिया हुआ है, अब इस रिलेशन से ट्रिकी इसमें अगर जाते हैं तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आई के साथ कोई रिलेशन है क्या? ओके, आई के साथ कोई रिलेशन है क्या? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऑप्शन। ओके, अगर बहुत ही ज्यादा ग्रेटर देन ऐसा ऑप्शन आ सकते क्या? बताओ यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। ओके, इक्वल हो सकता है क्या? हाँ इक्वल, क्योंकि मास इक्वल बोला है, थिकनेस भी इक्वल बोली है, तो शायद से इक्वल हो सकता है। लेकिन मास इक्वल है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का रिलेशन सीधा मास के साथ है, तो शायद से ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यह ऑप्शन तो कट ही गया, यानी ये तीन ऑप्शन में हम सोच सकते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही कट गया। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपको सोचना होता है। तो डेंसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कोई है क्या रिलेशन, वो चेक करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, वी नो दैट डेंसिटी मास अपॉन अ वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी को बोलेंगे डी, और वो आपको पता है। ओके, मास अपॉन अ वॉल्यूम, d1 मास अपॉन अ वॉल्यूम। अब रिंग है, गॉट इट, मास सेम है। अब आपके ध्यान में आया होगा कि मास सेम है, थिकनेस सेम है, इसका मतलब चेंज डायमीटर में है, इसका मतलब चेंज रेडियस में है। कम ज्यादा हो सकती है, रेडियस में प्रॉब्लम है, रेडियस कम ज्यादा हो सकती है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब रेडियस में अगर प्रॉब्लम है तो डेंसिटी का रिलेशन, मैं अगर पीछे जाता हूं, तो पीछे जाऊंगा तो डायरेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं जाता हूं, तो यहां से कुछ लोगों को तो क्लियर भी हो गया होगा, ओ ये आंसर था, क्योंकि मुझे ये एम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये पाई से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये टी से भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट, आई एम टोटली इंटरेस्टेड इन रेडियस, and the density is inversely proportional to the square of the radius. Your radius, okay, and moment of inertia is directly proportional to the distance. From these two equation we conclude that बराबर हुए कि नहीं conclusion? फिर if d1 is greater than d2, then इसका मतलब r1 is less than r2, रेडियस के साथ था। We know that I is directly proportional to the square of the distance, means that therefore I1 is less than I2, ये ऑप्शन था। मैं पहले बोला एक ऑप्शन कट कर दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की कि मास इक्वल था, मास इक्वल था, तो देखो फिर से हम एक बार देखते हैं, मास इक्वल था तो मास इक्वल था तो शायद से ऑप्शन हो सकता है। कोई स्टूडेंट कैसे फटफट करना होता है, फटफट करने के चक्कर में ओ इक्वल मासेस बोला, ओ सर ने बताया था, ओ यस यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ द मास इज इक्वल, ओ यस 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 यस, अगर मास इक्वल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के इक्वल होने चाहिए। चौथा नंबर टिक, आगे। वी आर नॉट ईशान अवस्थी इन तारे जमी पे, वो एक पिक्चर बना रहा है और वो ये प्लैनेट कोलाइड हुआ, वो प्लैनेट और टिक कर दिया। ओके, वैसा नहीं करना है। ओके, थोड़ा वैसे उस काइंड ऑफ फेज में नहीं जाना है, थिंक करो वो क्या बोल रहा है आप, वो बहुत सारी चीजें वैसे ही दे देता है, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो उसको समझने की कोशिश आप कर सकते हो। इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। डेंसिटी बोला है तो आपको बस रिलेशन लगाना है, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, डेंसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कोई रिलेशन है क्या? मास तो इक्वल बोल दिया, चलो मास हट गया, अब दूसरा कोई चीज है क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करे, उसके बारे में सोचना। फिर हमें डेंसिटी पता होना चाहिए, और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वो डिस्क है तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी एक साइड ये थिकनेस, दूसरी साइड है रेडियस। अब
वॉल्यूम यानी थ्री साइड का मल्टीप्लीकेशन, थ्री साइड का मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है वॉल्यूम। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री साइड इज नथिंग बट द वॉल्यूम दैट। अब थ्री साइड डिस्क की कहां से लाएंगे? फॉर दैट वी थिंक अबाउट द एरिया। ओके, तो एरिया क्या होगा? डिस्क है, सर्कुल है, पाई आर स्क्वायर, गॉट इट। तो पहले डिस्क का R1, दूसरे डिस्क का R2 और एक तीसरी साइड, यानी एरिया में दो साइड गई। हमें पता है एरिया मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड्स। ओके, क्या है, हम वॉल्यूम के लेते हैं, हमारा अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रही, उसी में हम अगर इन्वॉल्व रहे तो ये फटफट आता है वॉल्यूम क्या है, ये क्या है। लेकिन कैसा, जब तक हमें दिखता नहीं कि वॉल्यूम की जगह पे क्या, ओ यस, ये ऐसा किया है, वो एरिया है, एरिया में दो साइड चली गई, एरिया का मतलब होता है दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, एंड द टी इज द थिकनेस। ओके, आगे में सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे में देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे ही पता चला। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखते हैं, मैंने तो इसको थोड़ा, मेरा काम है इलेबोरेट करना, लेकिन अगर मैं फास्ट करना चाहता हूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, ये हो गया। अब इससे पता चलता है, एम तो गया, इससे पता चलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के साथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली है। इसका मतलब दिस d1 की रेडियस कम है दिस d2 से। ओके, क्योंकि d1 इज ग्रेटर देन d2 है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और d1 बड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया d1 का क्या होगा? कम रहेगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया d1 का क्या रहेगा? कम रहेगा। एंड उससे हमें पता चलता है कि जो पहली डिस्क थी ए डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे डिस्क यानी बी डिस्क से क्या रहेगा? कम रहेगा। ऐसा सोच, इसको और अच्छे से इलेबोरेट आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक्सपांड करना था करके मैंने इस तरीके से किया, लेकिन आपको यहीं पे आइडिया आ जाती है, यहीं पे, और ये नॉलेज आपको है, बराबर है, ये नॉलेज आपको है, आइडिया यहीं पे आ जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसी कौन सी चीज है कि जो डेंसिटी में है, मास है, लेकिन मास दोनों का इक्वल है। वो ऑप्शन तो है ही फोर्थ ऑप्शन, आपको बाद में सोचना है क्या है। तो क्यों मास इक्वल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका क्या हो सकता है, रेडियस भी अलग हो सकता है, और रेडियस अलग हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रह सकता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस अलग है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। गॉट इट? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, ये भी JEE में पूछा गया प्रॉब्लम है, और इस टाइप का ही एक स्मॉल लेकिन ज्यादा कंफ्यूज न करने वाला प्रॉब्लम भी क्या बोलेंगे हम, MST CT में पूछता है। ओके, इसमें है कुछ नहीं, कभी कभी तो हमें प्रॉब्लम, ये वर्ड जो दिख रहा है ना यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे पता चलता है कि मोमेंट ऑफ, ये रोटेशनल मोशन का है, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, या आपको सोचना है। ओके, उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको बहुत सारी चीजें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे का पता है, रॉड का, डिस्क का, रिंग का, सिलेंडर का, स्पीयर का, एनर्जी का इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन, टॉर्क का इक्वेशन, I = mr² पता है, रोलिंग बॉडी के इक्वेशंस पता है, देन उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन पता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो पूरा नॉलेज धरा का धरा, फिर इसमें हम सॉल्व कैसे करें? आपको नॉलेज है, अब उस नॉलेज के बेस पे आपको एक नया कुछ तो भी डेवलप करना है, और वो नया कुछ तो भी डेवलप, ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है। कैसे? थ्री मासेस ईच ऑफ मास 2 kg, 3 मास है जिनका मास kg है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पता होना चाहिए। ऑफ साइड 2 मीटर, जिसकी साइड क्या है 2 मीटर है, ओके, ऑफ साइड 2 मीटर, ओके, साइड क्या है 2 मीटर है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की
जो साइड्स है वो 2 मीटर की है, ऐसा हम समझते हैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम? क्योंकि मोमेंट ऑफ, ऐसे सिस्टम वाले प्रॉब्लम आपने जेडब्ल्यू की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएसटी सीटी की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे सिस्टम वाले प्रॉब्लम बहुत आए होंगे, इसलिए मैंने सिस्टम वाला प्रॉब्लम यहाँ पे लिया। ओके, और इसी टाइप का एक सिस्टम वाला प्रॉब्लम मैंने आपके असाइनमेंट में भी दिया। तो सिस्टम पे प्रॉब्लम्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन 100% पूछता है। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस along one side of a triangle, along one side of a triangle। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं एज अ स्टूडेंट, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं एज अ स्टूडेंट में रीड कर रहा हूँ। ओके, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी भूल जाओ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप देखो सिर्फ तरीका। ओके, 3 masses each of mass 2 kg। ओके, 3 मास है, each of mass 2 kg। ओके, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, वहां पे ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट ए बी सी बनेंगे, ए पॉइंट है 2 kg, बी पॉइंट भी 2 kg, सी पॉइंट भी 2 kg, ऐसा बोल रहा है। ओके ओके, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स भी दी है 2 मीटर। ओके, पूरी आइडिया आ गई। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम about an axis along one side of a triangle। ओ, जो ट्रायंगल के वन साइड से, यानी रॉड है, रॉड के ऊपर से अगर एक एक्सिस जा रही है तो साइड के ऊपर से, यानी उस तरीके से होगा। ओके, यानी फिगर को हमें देखना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन है 2 kg मीटर स्क्वायर, 4 kg मीटर स्क्वायर, 6 kg मीटर स्क्वायर एंड 8 kg मीटर स्क्वायर। ऐसे आपके सामने डायग्राम आ गए। ओके, तो यही मैं बोल रहा था। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जिनकी तीनों साइड इक्वल है, 2 kg 2 kg 2 kg। ओके, ये जो साइड है ये है आपकी 2 सेंटीमीटर। ओके, ये भी साइड आपकी 2 सेंटीमीटर, ये भी साइड आपकी 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसको मैंने डिवाइड किया है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं, तो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ये वन साइड के परपेंडिकुलर जा रही है बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के इर्द गिर्द अलोंग वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी वो एक्सिस कैसे जा रही है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो दिस इज द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये कंसीडर किया मैंने वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यहां से यहां तक की, और यहां से गई वो मेरी एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, यह हमें निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गई, 2 kg 2 kg 2 kg। ओके, 2 kg 2 kg 2 kg लेने के बाद यहाँ पे ये साइड जो है वो है L = 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से एक एक्सिस डालना है आपको, वन साइड एक एक्सिस देना है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये एक साइड हमने इसको कंसीडर किया, और यहां से मैं क्या करूंगा, एक्सिस को ये करूंगा। तो ये साइड दो इसमें डिवाइड की, सेंटर से गई एक्सिस दो इसमें डिवाइड की गई, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाय द पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कहां पे, जिसको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, h निकाल लो। क्योंकि क्या है, आपको एक्सिस पता करनी है तो आपको h की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो h की वैल्यू पता करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, L² = h² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता है। ओके, देन h² = L² - b²। फाइनली हमें क्या मिलता है, h² की वैल्यू 3, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mh²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, नाम mh²। एक्सिस यहां से इसकी एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो mh²। आगे बढ़ते तो क्या होगा, 2 × 3, मास 2 kg है ना, × 3, तो क्या हो जाएगा 6 kg मीटर स्क्वायर।
तो क्या आंसर रहेगा हमारा 6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा, ये सॉरी यहाँ पे 2 मीटर लिया है, डायग्राम में सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, तो 3 masses each of mass 2 kg are placed at the corner of an equilateral triangle of side 2 meter. What is moment of inertia of the system about an axis along one side of a triangle? डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, डायग्राम में 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 मीटर चाहिए। ओके, कंसीडर है। ओके, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ये जो है वन साइड ऑफ ए बोल रहा है ना, तो ये एक साइड पकड़ लिया मैंने और यहाँ से वो एक्सिस जा रही है, तो मुझे h का वैल्यू पता होना चाहिए। तो I = mx²। h का वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, अगर वो क्या है, ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और h की वैल्यू 3 आ गई, h की वैल्यू 3 आई तो सिंपल है, 6 kg मीटर स्क्वायर। देखो सिंपल था कि नहीं, एकदम सिंपल था ना, कुछ है क्या कंसेप्ट यूज हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। ओके, सिर्फ क्या हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। एकदम सिंपल था ना कि h का वैल्यू निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली वो बोल क्या रहा है। अगर वो हम पूरा पढ़ते हैं तो हमारे, मैंने पहले बताया कि हम कैसे सोचेंगे, क्या दिया, अरे बाबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है तो सिंपल है, mr² के बारे में बात करो। वहां पे mk² भी बोल सकते हैं, r² भी बोल सकते हैं, h² भी बोल सकते हैं। ये जो r k h, these are the distance from one to another। okay, from one point to another point। okay, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मास है, ये मास का यहाँ तक का डिस्टेंस h है। ओके, और एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर, डॉट जो दिख रहा है वैसे परपेंडिकुलरली जा रही है। जो डॉट है इसका मतलब वो आपको एक्सिस दिखेगी नहीं, अगर 3 डायमेंशन सिस्टम में दिखाऊंगा तो वो डॉट दिखेगा आपको, बराबर है, लाइक दैट। ठीक है, देन अगर मैं उसको मूव करूंगा तो लाइन दिखेंगी, ऐसे है। तो यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस h, सिंपल है। तो उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये MST/CT का प्रॉब्लम है। ओके, लगता नहीं है लेकिन है, थोड़ा सा माइंड को ट्रेस करने वाला प्रॉब्लम है। माइंड को ट्रेस करने के लिए उन्होंने इस तरीके का हमें प्रॉब्लम दिया था कि इफ द अर्थ वेयर सडनली श्रिंक, अर्थ श्रिंक हुई, ओके, टू हाफ ऑफ इट्स साइज, यानी छोटी हो गई। एक साइज है, यानी एक साइज है, इसका मतलब एक रेडियस है अर्थ का। अब क्या हो गया, अर्थ की रेडियस हाफ हो गई, ऐसे हम समझते हैं। ओके, इफ इट्स मास रिमेन कांस्टेंट, श्रिंक हुई लेकिन मास कांस्टेंट है। ओके, व्हाट विल बी न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ, उस वक्त उस अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। ओके, पहले जो अर्थ थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, तो अर्थ को पहले समझना पड़ेगा कि अर्थ कौन से साइज में होता है। अर्थ इज द सॉलिड स्फीयर, अर्थ इज द सॉलिड स्फीयर। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नॉलेज हमको नहीं, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, अब इतना भी नॉलेज नहीं है कि अर्थ इज इन अ स्फेरिकल शेप और वो सॉलिड स्फीयर है। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा शब्द पीछे लेता हूं मेरे। और अर्थ के सेंटर से जो एक्सिस जाएंगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो क्या आंसर ये है, तो क्या आंसर ये है, नहीं, कोई आंसर ये नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। ओके, इसमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि पहले एक अर्थ थी, अर्थ की एक रेडियस थी, देन उसके बाद वो रेडियस हाफ हुई, यानी पहले r1 रेडियस थी, अब r2 रेडियस हो गई, r2 रेडियस होगी हाफ ऑफ दी r1। ओके, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, पढ़ते। The earth were suddenly shrink to half of its size, तो
तो ये हो गया, मैं बोला ही, ये आपको बेसिक पता है। रिमेन कांस्टेंट है तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है। ओके, मैं आपको पहले बता, पहले जो अर्थ थी, बाद में जो भी अर्थ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही रहेगा, 2/5 mr²। ओके, श्रिंक भी हुई तो भी 2/5 mr², लेकिन mr² में चेंजेस रहेंगे। m2², पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, अगर मैं बोलता हूं 2/5 m1 r1² पहले की अर्थ, बाद में जब वो अर्थ श्रिंक हुई तो I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/5 m2 r2²। r2 की वैल्यू क्या है, r1/2, ध्यान में रखना। तो r2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो r2 की वैल्यू स्क्वायर है तो r1²/4 हो गया। गॉट इट। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो r1 को कंसीडर करता हूं r, ओके, इसको सॉल्व करता हूं तो 1/10 mr² हो गया, 1/10 mr²। गॉट इट। तो 1/10 mr² इज द राइट आंसर। सिंपल था, ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन एमएसटी सीटी में ऐसे ही, यानी मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं, बार बार यही बोलना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे। गॉट इट। क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से ही पूछेगा। आप रीड करोगे आपको पता चलेगा, अरे इसका तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपको डरना नहीं है। आप जब आप उस एग्जाम के लिए जाते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो तो वहां पे आपका नॉलेज ही आपका हथियार है। क्वेश्चन कैसे भी फेंके, आपका नॉलेज उस क्वेश्चन का आंसर सही है कौन सा है ये निकाल के जरूर लाएगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खाली माइंड में मत जाइए, यानी एम्प्टी माइंड में मत जाइए, ये तो देना है करके देना है, जाके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पहचान के रहेंगे तो टिक करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, वैसा नहीं कीजिएगा। जाइए, पढ़ के जाइए, पूरा नॉलेज रखिए, ट्रिक्स याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए। अब कोई भी चीजें, फिजिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है प्रॉब्लम, सर हमें फिजिक्स याद ही नहीं रहता। बार बार उसमें प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स भी याद रहने लग जाएंगे। ट्रिक्स याद रखिए, याद रहने लग जाएंगे। जैसे ही मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फीयर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ओके, और हाफ बोला है तो 2/5 तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ तो भी आंसर होगा। ओके, तो हाफ बोला है तो क्या आंसर रहेगा इसके बारे में आपको सोचना है। तो उसके लिए हम गए, हमने लिखा, हमें पता है अब जो श्रिंक हुई अर्थ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, वो भी स्फेरिकल इन शेप है ना, तो वो श्रिंक हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहेगा, I2 इज इक्वल्स टू 2/5 m2 r2²। जो पहले की अर्थ थी ना उसका भी वही 2/5 तो था ही, लेकिन यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओके, देन R1 को मैं कंसीडर करता हूँ एज अ R और इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे दिस गेट कैंसल, 2 into 5 10 mr²। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको सोच सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है, सोचना है और इस तरीके से ही आगे में बढ़ना है। होता सिंपल है, मैं पहले ही बोला सॉलिड स्फीयर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बॉडीज ऐसी होती है जो स्फेरिकल इन शेप होती है। कुछ हॉलो स्फीयर पे भी पूछेगा। हॉलो स्फीयर पे आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3, थोड़ा चार्मिंग मोड में आते हैं, 2/3 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये JEE में पूछा गया, मेरे को काफी पसंद है इस तरीके के क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ब्रेन ट्रेसर क्वेश्चंस है। ओके, थोड़ा सा हम क्या बोलेंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ी सी हाई, ज्यादा एकदम हाई फाई नहीं है, लेकिन ये है JEE का स्टार्टिंग, यानी थोड़ा मिडल लिमिट। इसकी हार्डनेस JEE के मिडल की लिमिट है और MST CT के लास्ट वाली स्टेज है हार्डनेस की। इस टाइप का ये प्रॉब्लम है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। JEE में इससे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम, लेकिन ये क्वेश्चन JEE का मिडल वाला हार्डनेस वाला है और MST CT का एंड वाला। इससे ज्यादा हार्ड
MST CT में नहीं पूछता। तो वही हमारी ट्रैक, पहले हम रीड करेंगे इस क्वेश्चन को केयरफुली, है बहुत इजी। रीड करेंगे क्वेश्चन को क्या केयरफुली, और क्या आंसर है हम यहीं पे क्या करेंगे, आइडियाज क्लियर करेंगे। ओके, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं एज अ स्टूडेंट। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बोला है, सॉलिड स्फीयर बोलते बराबर मेरे दिमाग में आना चाहिए 2/5 mr²। ओके, अबाउट इट्स डायमीटर इज r। ओके, 2/5 mr²। ओके, नाइस। इफ दैट स्फीयर इज recast into 8 identical small spheres। अच्छा, एक स्फीयर था, यानी वो मर्क्यूरी, मेरे एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक स्फीयर होता है, कहीं गिर गए तो उसके बहुत सारे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, छोटी छोटी ड्रॉप्स बनते हैं, n नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं, छोटी। आप मर्क्यूरी अगर देखे होंगे तो। ओके, मर्क्यूरी आपने 12th स्टैंडर्ड में मर्क्यूरी के ऊपर में कोई एक्सपेरिमेंट था, शायद से था, तो आपने किया होगा। ओके, तो मर्क्यूरी एक बेस्ट एग्जांपल है, या फिर आपको देखना है तो मैं एक थोड़ा सा ये अनऑफिशियल है, थोड़ा सा हमारे क्लास के बाहर का बोल रहा हूँ, किसी के साथ डिस्कस मत करना ज़्यादा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में थर्मामीटर है। ओके, थर्मामीटर डिजिटल वाला नहीं चाहिए। ओके, वो मर्क्यूरी वाला, वो थर्मामीटर को फोड़ो, इसको बताना मत, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने बताया था। और क्या होगा कि उसके अंदर इसके मर्क्यूरी निकलेंगे, फिर देखो उसके ड्रॉप्स बनते क्या। आई एम जस्ट जोकिंग, हाँ, ऐसा करना मत। मर्क्यूरी काफ़ी डेंजरस है, उसको हैंडल करना काफ़ी डेंजरस है। ओके, उसको थोड़ा सा भी ड्रॉप रह गया, और इतना स्मॉल ड्रॉप बनता है उसका एकदम में कि हमको दिखता भी नहीं, और पेट में गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा मैं जस्ट जोकिंग। हाँ, अब हम ऑफिशियल क्लास में आते हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर मैंने उन आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर में अगर वो कन्वर्ट किया, तो देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच स्मॉल स्फीयर्स, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच स्मॉल स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो क्या रहेगा। ओके, 1/8 रहेगा, I/24 रहेगा, I/8 है, 1 नहीं है, I/8 है, I/24, I/16, I/32। ओके, तो एक स्फीयर 8 स्फीयर में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का तो, सॉलिड स्फीयर का तो 2/5 mr² है ही। ओके, जो बड़ा था उसको कैपिटल R बोलूंगा, जो आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर बने उनको स्मॉल r दे दूंगा, लेकिन उनका भी 2/5 mr² ही होगा। बस बड़ा जो सॉलिड स्फीयर था उसका मैं बोलूंगा कैपिटल R, और जो स्मॉल 8 ड्रॉप्स बने या स्मॉल स्फीयर बने 8, उनको मैं स्मॉल r दूंगा, तो 2/5 mr²। लेकिन इनमें कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज को आपको समझना है। कॉमन चीज ये है कि जो सॉलिड स्फीयर था, पूरा कंबाइन वाला सॉलिड स्फीयर, उसका वॉल्यूम और ये जो 8 छोटे स्फीयर बने हैं ना, उनका वॉल्यूम इक्वल है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये है ट्रिक। वॉल्यूम बोल दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³, वो होता है 4/3 पाई r³। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज I इज इक्वल टू 2/5 mr²। मैं बात किया, देयरफॉर mr² इज इक्वल टू 5/2I। तो मैंने, क्योंकि मुझे जो आंसर दिया है वो I के फॉर्म में है, तो मैंने उसको I के फॉर्म में ले लिया। ओके, मैं दूसरी को सॉल्व करूंगा, mr की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। जो इस टाइप का एक और प्रॉब्लम किया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 8 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स, 4/3 पाई r³ और 4/3 पाई r³। तो जो पहले होल वाला सॉलिड स्फीयर था उसके लिए मैंने कैपिटल R लिया, और जो स्मॉल थे उसके लिए स्मॉल r लिया, लेकिन वो कितने 8 है, ये हमें भूलना नहीं पड़ेगा।
इससे हमें पता चलता है कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू आर क्यूब, यानी स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 8। यानी मैंने क्या निकाला, पहले रेडियस निकाला, तो वो रेडियस थी r बाय 2। स्मॉल आर, जो रेडियस 8 आइडेंटिकल स्फीयर बने ना, उनकी रेडियस क्या थी, r बाय 2। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, प्रॉब्लम क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल आर का, मैंने बोला था ना, इसके लिए कैपिटल आर लेंगे, इसके लिए स्मॉल आर लेंगे, मास को भी स्मॉल ले लिया। ओके, देन बस यहाँ पे मैं जो 8 आइडेंटिकल स्फीयर है तो उनका मास क्या हो जाएगा, m अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। मास डिवाइड होगा ना तो m2 क्या होगा, एक होल जो स्फीयर था उसका मास कैपिटल M था, तो उसके 8 ड्रॉप बने तो 8 आइडेंटिकल स्फीयर बने तो क्या वॉल्यूम रहेगा, m अपॉन 8 रहेगा। ओके, ऐसे होता है, मैथ्स है, सिंपल। तो I2 इज इक्वल्स टू m के जगह मैंने m बाय 8 रखा और ये स्मॉल r के जगह r बाय 2 रखा, तो फाइनली क्या मिला मुझे, 1 अपॉन 80 mr स्क्वायर। ओके, ये फाइनली मिला। अब mr स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, 5/2i, 5/2i पुट किया तो फाइनली मुझे मिलता है i अपॉन 32। तो i अपॉन 32 इज द राइट आंसर, i अपॉन 32 इज द राइट आंसर। इसमें i अपॉन 32 इज द राइट आंसर, समझ में आया। तो सिंपल है कि एक स्फीयर था, वो स्फीयर को उसका जो सॉलिड स्फीयर था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, यहाँ पे r कैपिटल, जो 8 स्मॉल स्फीयर हुए तो ऑब्वियसली उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर ही होगा, लेकिन स्मॉल r होगा। ओके, तो ये स्मॉल r की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके लिए मैं गया वॉल्यूम पे, इसलिए मैं क्या पे गया, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में मैंने क्या किया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, वॉल्यूम से मैंने r की वैल्यू निकाल ली, वो होती है r/2। हो गया ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे स्मॉल स्क्वायर लूंगा, वो होता है mr स्क्वायर, वैल्यूज पुट करूंगा, मुझे ये मिला। देन mr स्क्वायर के जगह मैं पुट करूंगा 5/2i, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो होता है i अपॉन 32। थोड़ा बहुत लेंदी हो गया, लेकिन इतना लेंदी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था, करके हुआ। अदरवाइज आप शॉर्टकट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये r मिल गया आपको, व्हाट इट, ये मिल गया आपको, तो इतना लेंदी नहीं जाना है, r मिल गया, आपने पट से एक रफ पे सॉल्व किया, अच्छा r इज इक्वल टू दिस mr स्क्वायर दिस, इसमें पुट कर दिया वैल्यूज, आंसर निकल दिया। इसको आप वैसे भी कैलकुलेट करके फट से, जिनका डिप या जिनका ड्यूरेशन होता है ना, उनका पट से आ जाता है। ओके, तो मैं, और एक चीज ध्यान में रखिएगा आप सभी स्टूडेंट की, आगे में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है, ये तो पहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी स्टार्ट होगी, आगे में ऐसी काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी। एक करियर बनाने के लिए काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इतना लाइटली मत लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप थोड़ा सा सोच के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोड क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे जाओगे तो आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इजी लगने लगेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये JEE के लेवल का है, इसमें भी उनका जो वेटेज है वो वही है कि मिडल JEE में और MST CT में एंड में। ये जो प्रॉब्लम है ये काफी बार पूछा गया है MST CT में भी और JEE में। ओके, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, उसकी एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रोल अप अ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पे रोल हो रहा है। ओके, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी भी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है, इफ रीचेस अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, वो मैक्सिमम, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पे रीच होगी, जो है हाइट 3v स्क्वायर अपॉन 4g विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। द ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट से रोल हो रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है v, और एक हाइट से या हाइट के ऊपर में रोल हो रहा है, तो वो रोल होने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, क्या रिंग है, क्या सॉलिड स्फीयर है, क्या हॉलो स्फीयर है, क्या डिस्क है। इसका मतलब इसमें आपको निकालना है I। अगर I आपका mr स्क्वायर आया तो इसका मतलब ये क्या है, रिंग है। अगर आपका I 2/5 mr स्क्वायर आया, इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर है। अगर आपका I 2/3 mr स्क्वायर आया, इसका मतलब वो हॉलो स्फीयर है। अगर आपका I 1/2 mr स्क्वायर आया,
इसका मतलब वो क्या है, डिस्क है। गॉट इट? तो बेसिक क्या है इसमें, अब इसमें ज्यादा उतना सोचने वाली बात नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि आपको रोल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो जो मैंने रोलिंग मोशन की इक्वेशन बताया था आपको, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। आई है उसमें, वो आई मैं बाजू कर सकता हूँ, आई को एक साइड में लेके आ सकता हूँ, वो आई को कैलकुलेट करके एक आंसर ला सकता हूँ। समझ में है मैं क्या बोला? तो ये रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम है और एक पर्टिकुलर हाइट पे वो जा रहा है, तो एच भी मुझे दिया है, तो mgh मैंने लिया है, इसलिए मैंने क्या लिया, mgh। h का वैल्यू मुझे पता है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। तो ये आएगा, ये है डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर ऐसे रोल करते हुए जाएगा, तो रोल जब करेगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी हाइट है, क्या हाइट है इसकी, कितनी हाइट है, हाइट है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। ओके, ये हाइट है, तो 3v स्क्वायर अपॉन 4g हाइट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रिंग है, ये डिस्क है, या ये सॉलिड स्फीयर है, क्या ये हॉलो स्फीयर है, ये निकालना। चलो, हमें क्या पता है, हमें पता है h इज इक्वल्स टू 3v स्क्वायर अपॉन 4g। अब मैं सोच रहा हूं इसको कहां पे यूज करूं, तो रोलिंग मोशन में यूज करना पड़ेगा, तो by the law of conservation of energy, initial energy equals to after energy, this initial energy mgh is equals to half I omega square plus half mv square। मैंने बोला ना, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अब h का वैल्यू पुट कर देता हूं। ओके, h का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे ओमेगा नहीं चाहिए, v के फॉर्म में चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आई नो, ओमेगा इज v अपॉन r होता है, मैंने पुट कर दिया, बाकी एज इट इज। ओके, आगे बढ़ता हूं, आई मुझे निकालना। ओके, देन इसको जी गेट कैंसल, गॉट इट, v स्क्वायर v स्क्वायर v स्क्वायर, तीनों जगह पे v स्क्वायर है, गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचा m 3 अपॉन 4। ओके, 3m अपॉन 4 बचा, यहाँ पे i v गेट कैंसल अपॉन 2r स्क्वायर, और यहाँ पे बचा ये v स्क्वायर कैंसल होने की वजह से हाफ m। ये कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एकदम से हम कोई आंसर बोल नहीं सकते कि यही आएगा। ओके, या फिर आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो था अंडर ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो उसमें भी आपको वो कन्वर्शन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एकदम सिंपल इक्वेशन आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें भी h है, उसमें भी हम पुट करते हैं तो आंसर मिलेगा, लेकिन उसका लेंथी प्रोसीजर होगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन को यूज किया। अब हम ये साइड को मैं क्या करूंगा, इधर लेके आऊंगा, ये मिलेगा, देन आई ये एज इट इज, फिर आगे बढ़ता हूँ तो ये मिलेगा 1/4m, देन दिस, फिर इसको आगे बढ़ता हूँ तो i इज इक्वल्स टू 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 आएगा और r का वैल्यू इधर चले गया तो हाफ mr स्क्वायर, तो i का वैल्यू आया हाफ mr स्क्वायर, तो हाफ mr स्क्वायर काय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो हाफ mr स्क्वायर होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो है डिस्क। गॉट इट? वो क्या है, डिस्क। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, हम इसको कैलकुलेट नहीं करते या सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हम कुछ भी टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, है होता बहुत इजी है। ओके, अब इसमें हमने वही इक्वेशन क्यों लिया, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट रोल अप, रोल हो रहा है रोलिंग मोशन में, और एक हाइट भी दी हुई है, तो रोलिंग मोशन में ही हाइट वगैरह है, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे, एक डायग्राम बना ली और ये इक्वेशन यूज करते हुए आगे बढ़ रहे। तो ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आ सकता है। ये कैसे आया मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट भी आ गया, वैल्यूज पुट किया, देन ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, ये सिंपल कैलकुलेशन आप फटफट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, आगे बढ़ता हूं तो एक और प्रॉब्लम, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये MST CET बेस्ड प्रॉब्लम है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस। देखो प्रॉब्लम लेंथी दिखते हैं, वैसे ही हमारा माइंडसेट बोलते हैं इतना लेंथी प्रॉब्लम पढ़ना है, बाप रे, लेकिन जब तक आपके MST CET की एग्जाम आएंगी, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते गए तो आप फट से ऐसे कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखते हुए भी
उसको सॉल्व कर सकते हैं। कीवर्ड्स को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सॉलिड स्फीयर बोला, एक कीवर्ड्स हो गया। सॉलिड स्फीयर बोलते बराबर 2/5 mr², हो गया, आ गया, ठीक है। इफ इट इज मेल्ट इनटू डिस्क, ओ माय गॉड, अब उसको मेल्ट किया डिस्क में बोलते हैं, तो चलो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/5 mr², अब उसको डिस्क में भी मेल्ट किया बोलते हैं तो 1/2 mr², गॉट इट। लेकिन उसकी रेडियस r है, इसकी कैपिटल R है, तो वहां पे 2/5 mr², तो कैपिटल R², यहाँ पे स्मॉल r², लेकिन हाफ स्मॉल r²। थिकनेस थी इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके, डिस्क के परपेंडिकुलर तो मुझे लगता है वो होती है 3/2 mr², है ना, वो होती है 3/2 mr²। डिस्क के परपेंडिकुलर से गई तो वो होती है शायद 3/2 mr²। अब आप बोलोगे सर आपने तट से, वो एकदम से माइंड सेट होना चाहिए, आपने कैसे एकदम से बता दिया 3/2 mr²? ओके, तो 3/2 सिंपल है ना, हाफ mr² प्लस mr², बोलो ना 3/2 mr², और परपेंडिकुलर बोला है ना टू द प्लेन, है ना, ऑफ द डिस्क, तो सिंपल है 3/2 mr² होगा। इज ऑल्सो इक्वल टू आई, वो ऑल्सो इक्वल टू इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो इक्वल टू आई, इसका मतलब 2/5 mr² कैपिटल R एंड 3/2 mr² स्मॉल r, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। जो आंसर आएगा r की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, मैंने बोला I इज इक्वल टू 2/5 mr², ठीक है। तो ये सॉल्व करके बताया, कैसे आया ये सॉल्व करके बताया 3/2 mr²। ओके, ये मैं वहां पे डायरेक्ट बोला, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया कैसे आया। IC हाफ mr², mh, h की वैल्यू r है तो 3/2, ऐसे आपको याद है तो वेल एंड गुड। ओके, याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। मेरा काम है उसको इलैबोरेट करके देना, तो मैंने दिया है, तो I इज इक्वल टू 3/2 mr²। ओके, तो दोनों इक्वल, मैं बोला ना दोनों इक्वल है, यानी ये I और ये I दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल किए बोला उसने, इसलिए रीड केयरफुली, कितना भी लेंथी क्यों ना हो, रीड केयरफुली। ओके, थोड़ा रीड करो, टाइम मैनेजमेंट करो और रीड करो केयरफुली, तो आपको डेफिनेटली उसको आपको आ जाएगा। तो डेफिनेटली स्मॉल r, इसको सॉल्व किया तो 2/15 इंटू r, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम था। ओके, ये अपने आप में काफी अच्छा था, तो 2/15 r इज द राइट आंसर। ओके, तो हम क्या बोला उसने, एक स्फीयर था, ओके, उसको कन्वर्ट किया बोलते डिस्क में। ओके, डिस्क में कन्वर्ट करने के बाद वो जो एक्सिस है वो कहां से जा रही, which is perpendicular to the plane of the disc। ओके, ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ही वो आंसर आने वाला है, इज इक्वल टू आई, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, काय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क का इक्वल टू ये स्फीयर के साथ इक्वल है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर से हमें ये आया, फिर ये कैसे कैलकुलेट किया तो मैंने यहाँ पे बता दिया। देन दोनों इक्वल है, तो मेरा आंसर आया स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2/√15 इंटू कैपिटल R। तो ऐसे सोच के हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आया, अ थिन वायर, चलो एक थिन वायर है, ओके, ऑफ मास m, एक वायर था ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। जैसी रिंग बोला mr² आया, जैसी रिंग बोला आपके माइंड में आना चाहिए, रिंग माने mr², डिस्क माने हाफ mr², रॉड माने ml²/12, सिलेंडर माने ml²/12 प्लस mr²/4, अगर सॉलिड है तो हॉलो है तो ml²/12 प्लस mr²/2, तो पढ़ आना चाहिए। ये बेसिक था ना, ये मैंने बोला था याद होना चाहिए, उस पे हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं, उससे हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, काफी सारी चीजें, ये अगर पता है तो काफी सारी चीजें बना सकते हैं। तो सर्कुलर रिंग बोलते बराबर मेरे दिमाग में आया mr², अलोंग द डायमीटर है तो हाफ mr², टेंजेंशियल है लेकिन अलोंग द डायमीटर है तो 3/2 mr², और अगर टेंजेंशियल है लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो 2 mr²।
अब मैं ये जो बात कर रहा हूं तो मुझे स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, मैं फटाफट इक्वेशन रिकॉल कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे आगे रिंग दिख रही है, यानी मैं इमेजिन कर रहा हूं रिंग, और मैं वो एक्सिस को और इक्वेशंस को जोड़ रहा हूं, पढ़ मुझे उसको आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज, इतने सारे ऑप्शन दिए, ऑप्शन देखते बराबर डर लगता है। ये ऑप्शन है छोटा सा, थिन वायर है ये, एक मास है m, लेंथ है l, बेंड हुआ सर्कुलर रिंग में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ऑब्वियसली वायर से तो रिंग ही बना सकते, ना सॉलिड स्फीयर बना सकते, ना हम क्या बना सकते हैं, डिस्क, हम तो रिंग ही बना सकते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? अब क्या रहेगा, और काफी यानी एल के फॉर्म में है, रिंग है, रिंग का एल के साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, थोड़ा सोचने वाला है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अ सर्कुलर रिंग देन, तो ऑब्वियसली लेंथ क्या होंगी उस पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग की, 2 पाई r, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, लेंथ के फॉर्म में इसलिए। ओके, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l/2 पाई। देखो सोचने में ऐसा लग रहा था कि रिंग है, यहाँ पे एल कैसे आएगा, और पाई वगैरह आ रहा है, वो डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, इतना डिफिकल्ट है ना। तो थोड़ा सा अलग ही लग रहा था कि ये कैसा क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन देखो अभी आइडिया क्लियर हो गया। लेंथ है ना, मैं पहले जब मैं मूव हो रहा था तो मैंने वहां पे बोला था यल है, तो यल है वो जानबूझ के मैंने थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश की कि तो आप लोग रिंग के जो डायमेंशंस है वो यल के फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू यल, क्योंकि ऑब्वियसली वायर से बना है ना बाबा, और वायर हैविंग अ लेंथ यल, तो सर्कुलर बनाया मैंने उसको, सर्कुलर बनाया तो लेंथ थोड़ी ना कम ज्यादा हुई, तो 2 पाई r इक्वल टू यल, r इक्वल टू यल अपॉन 2 पाई, तो हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r, सिंपल है। मैं बोला ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो I इज इक्वल्स टू एम रखे तो एम एल स्क्वायर बाय 2, तो एम एल स्क्वायर बाय 4 पाई हमें मिलेगा। ओके, तो कैसे किया हमने, सिंपल था, देखने में वो काफी डिफिकल्ट था। अ थिन वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज। अब देखो इसमें एक ही चीज दी हुई है आपको माय डियर स्टूडेंट, सर्कुलर रिंग। लेकिन सर्कुलर रिंग बनाते वक्त एक चीज ध्यान में रखना है कि लेंथ, वो जो टोटल वायर था ना उसका लेंथ से ही वो रिंग बनी। इसका मतलब उस रिंग का सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और उसके वायर की लेंथ इक्वल रहेंगी, उससे हमने आर निकाला। और रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ले लिया एम आर स्क्वायर, और I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, आर की जगह वैल्यू पुट की तो एम एल स्क्वायर बाय 4 पाई इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस है, जितने भी इजी लेवल के क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आते कि करना क्या है, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे क्वेश्चंस लेते वक्त मैंने JEE को भी ध्यान में रखा, मैंने MST CT को भी ध्यान में रखा, मैंने डिफिकल्टी लेवल को भी चेक किया, डिफिकल्टी लेवल को चेक करके ही ये क्वेश्चंस मैंने लाए। ये क्वेश्चंस बताते वक्त मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्वेश्चंस शायद से पता हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर भी एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। कोई भी यूनिट को अगर हम MST CT या JEE पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, उस वक्त आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एंड दैट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर डीपली। आपको डीपली प्रिपेयर करना है, सारी चीजें आपकी पता होनी चाहिए, सारी चीजों का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आपको थ्योरी पढ़ते हुए नहीं बैठना है, आपको डेरिवेशंस पढ़ते हुए नहीं बैठना है, ठीक है आपको। हाँ, दूसरी चीज JEE और MSc CT में न्यूमेरिकल बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, रोटेशनल मोशन में कम आते हैं, इसलिए मैंने वो 6 kg वाला वगैरह प्रॉब्लम लिया, लेकिन डेरिवेशन या न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत कम आते हैं। इस पे डिस्क पे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, देन सॉलिड स्फीयर पे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए मैंने इसको
डिस्क और सॉलिड स्फीयर पे लिया है। आपके प्रैक्टिस में जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, कुछ लोगों को मिला होगा, शायद से सभी को मिला होगा, ऐसा कंसीडर करता हूं। तो आपको जो असाइनमेंट मिला, वो असाइनमेंट अगर आप चेक करोगे तो उसमें डिस्क के भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उसी टाइप के। मैंने आपको रॉड के भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, मैंने आपको सॉलिड स्फीयर के भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, रिंग के भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड भी दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम थ्योरेटिकल बेस्ड भी दिए हुए हैं। तो वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने 2 यूनिट लेके आऊंगा, उसके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे मेरे लेक्चर के पहले ही। ओके, असाइनमेंट सबमिशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो कल असाइनमेंट मिला था, जैसे ही आपने उसको सॉल्व किया होगा, उसके कुछ आंसर्स आए होंगे, उस असाइनमेंट के आंसर की आपको चाहिए रहेंगे। तो जैसे ये लेक्चर एंड होता है तो आपको 4 बजे तक उसको सबमिट करना है, और देन 4 से 5 बजे आपको उसकी आंसर की मिलेंगी। ओके, आप सभी को वो आंसर की मिल जाएगी असाइनमेंट की, और उसके तुरंत बाद आपको कल के लेक्चर का असाइनमेंट मिलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अभी जो लेक्चर हुआ उसका असाइनमेंट कल आपको मिला था, वो असाइनमेंट आप 2 या 3 बजे, 3 या 4 बजे तक सबमिट कर दीजिए। असाइनमेंट आप उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में सबमिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसको आंसर की के फॉर्म में सबमिट करना है कर सकते हैं। जितने लोग रजिस्टर्ड हुए थे उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वो आपको सेंड करना है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको वो सेंड करना है जो असाइनमेंट मिला। उसकी आंसर की जैसे आप सेंड करना शुरू कर दोगे, उसकी आंसर की आपको मिल जाएंगी। चेक कीजिए, वेट मत कीजिए कि आंसर की आएंगी फिर मैं वो टिक करूंगा, फिर मैं सबमिट करूंगा। यह आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। आप सबमिट तो कीजिए, करने के बाद देखिए, चेक तो कीजिए आप कहाँ गलत हुए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं गलत कहाँ हुआ, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ। देख के करोगे तो क्या आप सही में प्रिपेयर कर रहे हो, या सही में प्रिपरेशन हो रही है आपकी एमएसटी सीटी या जेडब्ल्यू की। देख के नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है आंसर की का, आप पहले सॉल्व कीजिए, आपको आंसर के 100% मिलेंगे, और उसके तुरंत बाद आपको कल के लेक्चर का भी असाइनमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट, यानी जो रिस्पॉन्स दिख रहा है वो नियर अबाउट 1700 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। ये जो हम नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, ये ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस पूरे विदर्भ रीजन के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यानी सिर्फ नागपुर के ही नहीं, तो अकोला, यवतमाल, गोंदिया, गढ़चिरौली, इधर ये इतने सारे जगह से कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ द विदर्भ रीजन से भी ये ऑनलाइन एमएसटी सीटी के क्लासेस कर रहा है। अगर आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपको लगता है कि इसमें और अच्छे तरीके से, या फिर मेरे बारे में जो भी फीडबैक आपको देना है, क्लास कैसे लगा, क्या लगा, इसका आप चैट बॉक्स है आपके, इसमें चैट बॉक्स दिख रहा होगा, उस चैट बॉक्स में जाके आप कमेंट पुट कर सकते हो, या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो चैट बॉक्स में मैं देखूंगा, उसके सोल्यूशन, उसके आंसर्स मैं देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट्स लिख सकते हो चैट बॉक्स में, या फिर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने उस पर भी आप वो कमेंट दे सकते हो, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हो। ओके, ऑनलाइन कोचिंग का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम इस तरीके से प्लेटफॉर्म को इस तरीके से आपके सामने आया है। ओके, हम जूम पे भी ये जूम या गूगल मीट पे भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, कंडीशन है, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। हमने जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऐप है MS टीम, इस पे आपको ज्वाइन, सिर्फ ज्वाइन एज अ गेस्ट करना था, आपने किया, इस पे साइन इन मत कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्चुअल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, और वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमने लिया है, ठीक है, और उसका लाइसेंस हमारे पास होने की वजह से हम आपके सामने ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहे हैं, जिसमें बहुत काफी सारे अटेंडी अटेंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आप अगर
कुछ कमेंट्स हो तो आप अपने चैट बॉक्स में उस कमेंट्स को पुट कर सकते हैं। ओके, घर में ही रहिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, बाहर ज्यादा मत जाइए, बहुत इसेंशियल हो तो ही जाइए, और हमें सेफ रहना है, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।